आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये नया टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो नीट और आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको ये टॉपिक एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। और इसके पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। एरिया से आप लोग भली भांति परिचित हैं। बस ये है, यहां पर एरिया वेक्टर है, मींस एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। हम लोगों को यहां पर सिर्फ और सिर्फ एरिया की डायरेक्शन को समझ लेना है, एरिया की डायरेक्शन को समझ लेना है। तो आप लोग इतना जान लीजिए कि जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। जो भी सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही एरिया की डायरेक्शन होगी। जैसे आप लोग देखिए, ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है और एक्स वाई प्लेन में एक सरफेस हमने कंसीडर कर लिया जो कि स्क्वायर है। ये भी साइड ए, ये भी, सभी साइड ए है। अगर सभी साइड ए हैं, इस तरीके से एक स्क्वायर है तो इसकी एरिया कितनी होगी? तो इसकी एरिया हो जाएगी साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की एरिया हम लोग जानते हैं, स्क्वायर की एरिया जानते हैं क्या होती है, साइड का स्क्वायर। इसी तरीके से रेक्टेंगुलर एरिया होगी तो क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू विड्थ। अगर सर्कुलर एरिया होगी तो क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यहां पर इसकी एरिया हो गई ए स्क्वायर, बट यहां पर हमें देखना है डायरेक्शन। एरिया तो हम लोग सब पहले से जानते हैं, लेकिन यहां यह है एरिया वेक्टर, मींस हमें डायरेक्शन भी देखना है। डायरेक्शन मैंने बताया परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। अब यहां पर इस तरीके का अगर सरफेस है एक्स वाई प्लेन में तो उसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन पॉसिबल है। एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड और एक परपेंडिकुलर इनवर्ड, दो डायरेक्शन पॉसिबल है। एक तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर, एक परपेंडिकुलर अंदर की ओर, दो डायरेक्शन पॉसिबल है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस को आई कैप से, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर अगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड की बात करें, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई दोनों के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस। मींस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, मतलब जेड डायरेक्शन में है, तो हम यहां लिख देंगे के कैप। के कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 होती है, सिर्फ ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। या ये भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर इनवर्ड हो। अगर परपेंडिकुलर इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। कोई प्रॉब्लम? मींस जो एरिया है वो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस एरिया का मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं। और यहां पर लिखा भी है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। एक्चुअली वो इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्योंकि जो सरफेस होती है वो सरफेस दो तरीके की होती है, एक 2D सरफेस और एक 3D सरफेस। एक 2D सरफेस और एक 3D सरफेस। जो 2D सरफेस है वो एक तरीके से ओपन सरफेस होती है। 2D सरफेस जैसे बोर्ड है भाई, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, लेकिन हाइट नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, मतलब ओपन सरफेस है। और जब ओपन सरफेस है, जैसे यहां बना है, जब ओपन सरफेस है तो उसमें दो डायरेक्शन है, एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एक परपेंडिकुलर इनवर्ड, दो डायरेक्शन है। मींस 2D सरफेस जैसा कि यहां पर है, ये ओपन सरफेस होती है और इसमें दो डायरेक्शन पॉसिबल होती हैं। लेकिन 3D सरफेस क्या होती है, क्लोज्ड सरफेस, चारों तरफ से पैक होता है, उसमें लेंथ भी होता है, विड्थ भी होते हैं और हाइट भी होती है। तो 3D सरफेस मींस क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस आप लोग देख लीजिए, 3D सरफेस, क्लोज्ड सरफेस मतलब एक क्यूब
टाइप में हम कंसीडर कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक 3D सरफेस है, मतलब क्यूब है। ये क्यूब हम यहां पर बना रहे हैं। इस तरीके से ये क्यूब बन गया, इस तरीके से ये क्यूब बन गया। अब इसमें ये सरफेस देखिए, ये ऊपर वाली सरफेस, ध्यान से देखिए, ये सरफेस है, ये क्यूब है। क्यूब में आप लोग देखिए ये क्लोज्ड है चारों तरफ से, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तीनों चीजें हैं। अब यहां देखिए टोटल क्यूब में कितनी सरफेस हैं, एक तो ऊपर वाली सरफेस, एक नीचे वाली सरफेस, एक ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, एक इधर वाली सरफेस और एक इधर वाली सरफेस, चार सरफेस ये हुई। एक इधर वाली सरफेस और एक इधर वाली सरफेस, चार सरफेस ये हो गई। एक इधर वाली सरफेस भाई, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट, एक राइट और एक इधर और एक इधर, 6 सरफेस होती है क्यूब में, एक इधर और एक इधर, टोटल 6 सरफेस होती हैं। अब यहां पर ऐसी सरफेस जब है, क्लोज सरफेस है, तो उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होती है, क्योंकि वैसे है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है, पर लेकिन परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है। अंदर की तरफ जो होता है उसे हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को नहीं लेते हैं। हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती है उसी को हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं। तो यहां पर एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन की बात करें तो इस सरफेस के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं। अगर इसकी बात करेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसकी बात करेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसकी बात करेंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जो इधर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जो इधर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लिखा भी है ओनली परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन ही हमें कंसीडर करना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस यही इतना हमें बताना था कि अगर 2D सरफेस है तो 2 डायरेक्शन पॉसिबल है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी, इनवर्ड भी। और अगर 3D सरफेस है सिर्फ परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यही पॉसिबल है। अगर ये इतना आप लोग समझ गए हो तो आगे समझना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है सर? क्योंकि यहां पर आप लोग देखोगे कि जो लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस कहीं भी कम ज्यादा नहीं हो रही है, तो इसलिए ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस कंसीडर, इस तरीके से है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें एक सरफेस कंसीडर कीजिए, इसमें एक सरफेस रख दीजिए। मान लीजिए, चलिए एक सरफेस हम यहां पर रख देते हैं, ये है एक सरफेस हमने रख दी, ये एक सरफेस रख दिया। और जब इसमें एक सरफेस रख दिए तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक सरफेस ले आकर के रख दें, अब देख लें कि उस सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वही क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। बिल्कुल, कि कोई भी सरफेस रख दो, उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी सरफेस रख दो और उस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर 1, ये भी अंदर से पास हो रही है, 2, 3, 4, 5, 5 है। यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 5 है। क्लियर? तो सर इसको तो हम बढ़ा भी सकते हैं, फ्लक्स को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएंगी। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, पास पास आ गई। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ गई। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएगी। यहां पर भी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास आ जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हो जाएगी तब अब यहां पर काउंटिंग कर लो कि फ्लक्स की वैल्यू क्या है। अब देखो फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब यहां पर फ्लक्स है 1 जो अंदर से पास हो रही परपेंडिकुलर अंदर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पर आ गया 10। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाया, फ्लक्स की वैल्यू अपने आप बढ़ गई। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स इंक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स इंक्रीज कर जाता है। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल डिपेंड कर रहा है भाई। ई को बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ जाएगा, ई को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और भी क्या किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं? हाँ, और भी तरीके हैं बढ़ाने या घटाने के। अगर हम ये जो सरफेस है कुछ ऐसा सिस्टम करें कि सरफेस की एरिया एक बार कम हो एक बार ज्यादा हो जाए, या सिंपल सा समझिए, जब ये सरफेस है इतना छोटा सा सरफेस लिए हैं तब इतनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, 10 फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके बजाय इतना बड़ा सरफेस ले ले, थोड़ा सा सरफेस की एरिया को और बढ़ा दें, अगर सरफेस की एरिया को हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, सरफेस को अगर हम बड़ा कंसीडर कर ले इस तरीके से, तो क्या होगा? इस तरीके से अगर हम सरफेस को कंसीडर कर लेंगे तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई? इसके अंदर जब बड़ा सरफेस होगा, सिंपल सी बात है, अगर छोटा सरफेस है तो कम फील्ड लाइंस पास होंगी, अगर बड़ा सरफेस हो जाएगा तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी। मतलब एरिया बढ़ा देने से फ्लक्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा भाई। छोटा सरफेस है, कम फील्ड लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स कम है। बड़ा सरफेस ले लिए, ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, फ्लक्स ज्यादा होगा। मींस जो फाई है वो फाई की वैल्यू ए पर भी डिपेंड कर रही है, बिल्कुल ई पर भी डिपेंड कर रही है और ए पर भी डिपेंड कर रही है, दोनों चीज पर डिपेंड कर रही है। अब सर इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो ये क्या फाई इजिकल टू ई इंटू ए आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भाई, ई इंटू ए आ जाएगा। क्लियर? इतने में कोई दिक्कत नहीं। सर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपने बता दिया है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सर फाई क्या है? फ्लक्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? तो इसको बहुत ध्यान समझो। फाई है क्या? फाई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम फाई कैसे निकाल रहे हैं? काउंटिंग कर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंटिंग कर लिए, फाई की वैल्यू रख दिए। मींस फाई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जो नंबर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, नंबर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। मींस फाई जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है फाई जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? और जब ये स्केलर क्वांटिटी है सर तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट लगाएं या क्रॉस प्रोडक्ट? हम लोग जानते हैं जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, लेकिन यहां तो स्केलर क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब है कि दो वेक्टर के बीच में का एक डॉट प्रोडक्ट होगा। मींस ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या आ जाता है? फाई। मतलब सर यहां से हम ये लिख सकते हैं, फाई की एक डेफिनेशन हम यहां से ये भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट को हम फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल इसको लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। Electric flux is defined as the product of electric field and area vector। आप लोग अगर लिखना चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। क्लियर? तो सर हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि A डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो क्या यहां पर लिख सकते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू ई ए
cos थीटा। तो क्या ये फार्मूला सही होगा? बिल्कुल सही होगा। यहां पर थीटा क्या है सर? आप लोग बताइए यहां पर थीटा क्या होता है? तो यहां पर सर थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर भी थीटा किसके बीच का होगा? ई और ए के बीच का एंगल होगा। मतलब थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच का एंगल होगा, ई और ए के बीच का एंगल होगा। फाई जो है वो क्या है? ई और ए के बीच का एंगल होगा। फाई ई और ए के बीच का एंगल होगा। सर यहां तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे होता है? थीटा थीटा एंगल कैसे होता है? ये क्या कैसे, इसको कुछ समझाइए सर। चलो बिल्कुल मैं इसको समझाता हूं कि थीटा कैसे होता है, क्या होता है। आप लोग एक चीज ये तो समझ सकते हैं और जान सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से है, सबकी सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, एक सरफेस यहां पर रख दिया गया है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसको स्पर्श करते हुए इस तरीके से निकल जाएंगी, इस तरीके से स्पर्श करते हुए इस तरीके से निकल जा रही है। और जब सारी की सारी फील्ड लाइंस इस तरीके से स्पर्श करते हुए निकल जा रही हैं, क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन क्रॉस हो रही है? क्या इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कोई लाइन क्रॉस हो रही है? तो परपेंडिकुलर कोई लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है? फ्लक्स जीरो है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर क्रॉस होना चाहिए, परपेंडिकुलर क्रॉस होना चाहिए। यहां पर सब की सब स्पर्श करते हुए निकल जा रही हैं, मतलब यहां फाई की वैल्यू क्या है? जीरो है। अरे भाई यहां पर परपेंडिकुलर कोई नहीं लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? देख सकते हो वैद्युत क्षेत्र में इसे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? और ये भी हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जैसे कोई सरफेस रख दिए, उससे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, इससे क्या वो निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है सर? तो इससे ये रिजल्ट निकलता है, ये आइडिया लगता है कि कोई भी सरफेस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्रॉस कर रही है। अगर ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी, ज्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पास होगी। अगर कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है कि इस सरफेस से क्रॉस होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम है। यहां पर देख लीजिए, इट गिव्स द आइडिया ऑफ, it gives the idea of electrostatic energy passing through the area। इस एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की आइडिया देता है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करता, ये आइडिया देता है। क्लियर? इतना आप लोग समझ गए। अगर इस तरीके से सरफेस है, कोई भी चीजें इस तरीके से क्रॉस कर रही है, अगर इस तरीके से कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, स्पर्श करते हुए निकल जा रही है, तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। फ्लक्स तभी कंसीडर किया जाएगा जब परपेंडिकुलर जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, सरफेस भी इस तरीके से, तो यहां पर नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं, आप लोग जो कह रहे थे थीटा, थीटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अरे अलार्म बज रहा है भाई, चलिए बंद कर देता हूं। आप लोगों के लिए 4 बजे का अलार्म लगा हुआ है, 4 बजे उठ गए थे और वीडियो बन रही है। सभी लोग, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं सुबह उठ करके, तो आप लोग भी सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई सरफेस है इस तरीके से, मान लीजिए कि कोई सरफेस इस तरीके से है, ये है सरफेस, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई कोई जरूरी थोड़ी कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से नीचे की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यहां पर इस तरीके से है। आप लोग जान रहे हो सरफेस इस तरीके से रख दिया गया,
इस तरीके से सरफेस रख दिया गया है, और जब इस तरीके से सरफेस रखा गया है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, सरफेस ये है तो एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। सरफेस ये है, एरिया की डायरेक्शन ये है एरिया, एरिया की डायरेक्शन ये है, और सरफेस ये है, एरिया की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा एंगल है। एंगल कितना है? थीटा। अब ये ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट तो ये वाला होगा और एक कंपोनेंट ये वाला होगा। भाई ई के दो कंपोनेंट, यहां से थीटा है तो ये हो जाएगा ई कास थीटा, और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा ई साइन थीटा। ये ई कास थीटा और ये वाला ई साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई थीटा एंगल बना रहा है, ये वाला ई कास थीटा हुआ और ये वाला ई साइन थीटा हुआ। क्लियर। अब आप लोग देखिए, इस तरीके से सरफेस है और ई साइन थीटा इस तरीके से नीचे निकल जा रहा है। ई साइन थीटा इस तरीके से नीचे चला जा रहा है, और जब ई साइन थीटा इस तरीके से नीचे चला जा रहा है, स्पर्श करते हुए नीचे जा रहा है, क्या ई साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर जा रहा है? तो ई साइन थीटा परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, बल्कि ये इस तरीके से स्पर्श करते हुए नीचे निकल जा रहा है। और जब ये नीचे निकल जा रहा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या होगी भाई? सर जीरो होगी। जैसे यहां पर जीरो, यहां पर भी स्पर्श करते हुए निकल जा रहा है, यहां पर भी स्पर्श करते हुए निकल जा रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। मींस इसके कारण तो कोई फ्लक्स होगा नहीं। तो फ्लक्स किसके कारण होगा? ई कास थीटा के कारण होगा, क्योंकि ई कास थीटा तो परपेंडिकुलर है। ये है सरफेस, ई कास थीटा इधर है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ई कास थीटा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका मतलब ई कास थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा? फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई कास थीटा इनटू एरिया वेक्टर ए। ये आ गया हमारा, और ये सर जो आया है यहां से वही तो यहां भी है। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई कास थीटा, ई साइन थीटा। भाई ई साइन थीटा तो स्पर्श करते हुए निकल जा रहा है, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसको छोड़ दो। किसके कारण आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ई कास थीटा के कारण, तो ई कास थीटा लिख दो इनटू ए। तो सर ये ई ए कास थीटा ही तो लिखा है, यही तो लिखा हुआ है। तो बिल्कुल भाई यही तो लिखा हुआ है। मैं तो बस सिर्फ थीटा समझा रहा था कि अगर थीटा एंगल बना हुआ है तो किस तरीके से ई कास थीटा कंपोनेंट ही हमारे काम का है, ई साइन थीटा हमारे काम का नहीं है। क्लियर। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो कुछ भी मैंने बताया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। हमने देखी जहां पर भी बनाया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो क्या होगा, उसको हम लोग सिर्फ 1 मिनट में देखने वाले हैं। और इसके आगे हम लोग इसके कुछ नीट और आईआईटी में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं कि नीट और आईआईटी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। हम लोग यहां पर फ्लक्स फाई की यूनिट देख लेते हैं। यूनिट बताइए आप लोग क्या होगी? यूनिट किसकी? फाई की यूनिट बताइए। फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए। ई क्या होता है? ई है हमारा न्यूटन पर कूलम। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। चलिए मैं यहां कर ही देता हूं। फाई इक्वल टू ई इंटू ए। ई का हो जाएगा एफ अपान क्यू इंटू ए। एफ का हो जाएगा न्यूटन, क्यू का हो जाएगा कूलम, ए का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जो यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए। हम लोग अभी अभी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसे हम लोगों को याद रखना है, और या इसी चीज को लिख दिया जाता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और यहां पर जो थीटा है वो थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए।
ई और ए के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? ई और ए मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। यहां पर हम लोग दो तीन कंडीशन लगा सकते हैं। इफ ई इज परपेंडिकुलर टू ए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा? परपेंडिकुलर है इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 है। थीटा इज इक्वल टू 90 है, और जब थीटा इज इक्वल टू 90 है तो फाई क्या हो जाएगा? थीटा 90, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 0 होती है। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। सर अगर थीटा की वैल्यू 90 है, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो फाई कितना होगा? 0। सर इसको कुछ प्रैक्टिकली बताइए, समझाइए। चलिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये है ई की डायरेक्शन, ओके। और जो सरफेस लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, जो सरफेस कंसीडर कीजिए वो सरफेस इस तरीके से कंसीडर कीजिए। सरफेस इस तरीके से कंसीडर करने का मतलब है कि हम जो सरफेस ले रहे हैं वो सरफेस कुछ इस तरीके से ले लीजिए, और जब सरफेस इस तरीके से ले लेंगे तो जो भी फील्ड लाइंस होगी वो इसके स्पर्श करते हुए निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये स्पर्श करते हुए निकल जाएगी तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। लेकिन सर यहां पर 90 डिग्री समझाइए, तो 90 डिग्री समझिए, यहां पर जो सरफेस है वो सरफेस ये है, सरफेस ये है, तो एरिया वेक्टर, अगर सरफेस ये है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर सर सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो बिल्कुल ये सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर ये है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये है एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच का एंगल बताओ कितना है भैया? इनके बीच का एंगल तो सर बिल्कुल 90 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सरफेस ये है, लेकिन सरफेस तो ये है, बट इस सरफेस मींस इसका एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर सरफेस ये है तो जितनी भी फील्ड लाइंस हो इसको स्पर्श करते हुए निकल जाएगी, परपेंडिकुलर कोई लाइन जाएगी ही नहीं, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि ये पैरेलल हो तो इफ E इज पैरेलल टू A, अगर E A के पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। यहां पर सर दो कंडीशन बन सकती है, 0 डिग्री भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, बिल्कुल चाहे जो ले लो भाई। यहां पर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E A cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां फाई की वैल्यू हो जाएगी E इंटू ए। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इंटू ए। अगर 180 ले लेंगे तो cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू हो जाएगा E इंटू ए हो जाएगा। क्लियर? इसको भी सर कुछ प्रैक्टिकली समझाइए। तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, E और A पैरेलल है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, जो सरफेस है वो इस डायरेक्शन में सरफेस है, या सरफेस इस डायरेक्शन में, और जो सरफेस इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और एरिया वेक्टर भी यही है, और दोनों क्या है? पैरेलल है। दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही, तो दोनों क्या है? पैरेलल है। और जब दोनों पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0, और जब थीटा की वैल्यू 0 है तो फाई की वैल्यू E इंटू ए आया है। और जब ये इस तरीके से है तो फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर जा भी रही हैं, फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं, फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं, तो फाई की वैल्यू होगी। बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बता दीजिए नॉन यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं? वैसे फार्मूला तो हमारा यही है, बेसिक फार्मूला यही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाता है तो एक छोटी सी एरिया कंसीडर करते हैं, और उस एरिया को हम देते हैं नाम BA, और छोटी सी एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मानते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड, उस छोटी सी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसीडर करते हैं E, और
ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया ले लिए हैं डी ए। हमने कंसीडर किया जो बड़ी सी एरिया है, बड़ी सी एरिया में तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन छोटी सी एरिया में हमने मान लिया है यूनिफॉर्म है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डी ए है। तो एक छोटी सी एरिया के कारण जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा सा होगा, तो इसके कारण जो फ्लक्स होगा उसको भी हम क्या लिखते हैं, डी फाई लिखते हैं। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। डी फाई इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन कीजिए भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्लियर। ई डॉट डी ए आ गया। और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपोजिट होता है, तो इंटीग्रेशन ये और ये डी कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब हट जाता है, और यहां आ जाता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए और ई डॉट डी। ई डॉट ए क्या होता है, ई ए कास थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं कास थीटा। थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल। ये नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये हम लगा देते हैं। क्लियर। इतना मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक छोटा सा एरिया वेक्टर कंसीडर कर लिए, एक छोटी सी एरिया है तो उसके कारण फ्लक्स भी छोटा सा होगा, तो यहां पे डी फाई, यहां पर डी ए। उसके बाद दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हट गया, फाई आ गया, और ई डॉट डी ए है, और ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड in a region is given as E is equal to alpha I cap plus beta J cap plus gamma K cap. E is equal to alpha I cap plus beta J cap plus gamma K cap. ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E. Then find the flux through the ring and square loop. ये एक स्क्वायर लूप है और ये एक मतलब एक रिंग है और एक स्क्वायर लूप है। इसके कारण हमें निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स हमें निकालना है। और फ्लक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं ई ए कास थीटा, या यहां पर एक वेक्टर क्वांटिटी दी है तो हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। हम लोग जानते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखें कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। दो क्वेश्चन यहां पर है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, एक बार ये आ चुका, एक बार ये आ चुका। मैंने दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके एक साथ दे दिया है, या इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। फाई निकाल रहे हैं, ई क्या है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ये तो है ई। इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके, ए के साथ, एरिया वेक्टर के साथ। तो अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल की जब बात कर रहे हैं तो सर्किल की एरिया होती क्या है, सर्किल की एरिया सर पाई आर स्क्वायर होती है। रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये तो एरिया का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन, क्योंकि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। जब ये सर्किल एक्स वाई प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होती है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को हम लोग लिखते हैं के कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्स वाई प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड कौन सा होगा, जेड एक्सिस होगी, तो जेड एक्सिस ये हो जाए, जेड एक्सिस को हम लिख देते हैं के कैप। अब हम सब लोग जानते हैं कि हमें डॉट, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो आई का आई से करते हैं, जे का जे से करते हैं, और के का के से करते हैं। तो इधर देखिए आई है, नहीं है, तो आई का आई से करना ही नहीं है। यहां क्या जे है, नहीं, इधर जे भी नहीं है तो जे से भी नहीं करना है। इधर के है और यहां भी के है, तो के का के से तो किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा भाई। तो के का के से करो, तो के और के डॉट के तो 1 हो जाता है, हट जाता है। यहां बचा गामा और यहां बचा पाई आर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी करने आप लोगों को आता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ये 11th का है डॉट प्रोडक्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग देख लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये वेक्टर की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ डॉट, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यही क्लियर। अब
हम लोग इसके लिए स्क्वायर के लिए भी देख लेते हैं। स्क्वायर के लिए फाई इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई की वैल्यू क्या है, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप, ये आ जाएगा इनटू एरिया। एरिया एक स्क्वायर है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। बट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन देखो ये किस प्लेन में है, तो ये एक यक्स है एक जेड है, यक्स जेड प्लेन में है, तो यक्स और जेड प्लेन के यक्स ये जेड ये, तो यक्स और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो एक्स जेड प्लेन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो वाई होती है, तो वाई एक्सिस ही क्या होगा, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो वाई एक्सिस को तो हम जे कैप से डिनोट करते हैं सर, बिल्कुल जे कैप से डिनोट करते हो, तो जे कैप लिख दो। अब डॉट प्रोडक्ट करना है सर, तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से, यहां आई नहीं है, यहां नहीं, यहां पर इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, जे है तो जे का जे वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहां जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा बीटा एल स्क्वायर, ये आ जाएगा बीटा एल स्क्वायर। सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं नीट में, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट लगता है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए नीट के, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक ये, कितनी आसानी, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं और लगवा देता हूं और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूं। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। ये एक है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको कर लोगे। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 10i + 3j + 4k, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना है थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 10 यूनिट लेइंग इन वाई जेड प्लेन। एरिया इतना है और वो एरिया किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, ये ऑप्शन है। आप लोगों को सबको, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सब लोग समझ चुके हैं। तो इसको आप लोग, होमवर्क है ये आप लोगों का, सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि कितना आएगा आंसर। और यहां पर क्वेश्चन दूसरा है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए हेमिस्फेरिकल, एक हेमिस्फेरिकल है, मींस अर्ध गोला है, आधा गोला है, हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी है आर, इज कीप्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, भाई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नीचे से ऊपर की तरफ है इस तरीके से, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक आधा गोला हेमिस्फेयर रख दिया गया है। द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, इसके कर्व्ड सरफेस से, जो गोले का कर्व्ड सरफेस है, स्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस है, उस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स कितना होगा कर्व्ड सरफेस से, ये हमें कैलकुलेट करना है, फाई निकालना है। फाई निकलेगा कैसे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए, कोई भी अर्धगोला है, कोई भी है, कैसा भी है, अगर 3D सरफेस है, 3D सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, आधे गोले को, हेमिस्फेयर को ले आकर के रख दिया गया, हेमिस्फेयर को ला करके रख दिया गया, तो जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी, जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी, उतनी फील्ड लाइंस तो बाहर निकलेगी। भाई जो हेमिस्फेयर है, उस हेमिस्फेयर के अंदर जितनी फील्ड लाइंस जाएंगी, उतनी फील्ड लाइंस तो बाहर निकलेगी, बिल्कुल। तो अंदर फील्ड लाइंस जा रही हैं, मींस फ्लक्स अंदर जा रहा है, बाहर निकल रही है मतलब फ्लक्स बाहर निकल रहा है। अगर हम फाई टोटल की बात करें तो फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा फाई इन प्लस फाई आउट, ये हो जाएगा। भाई इन भी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन जा रही हैं और यहां से आउट हो रही हैं, तो क्या होगा, फाई टोटल इक्वल टू फाई इन प्लस फाई आउट। और अंदर आने वाला जितना फ्लक्स होगा उतना ही तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स तो बाहर निकलेगा। जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, जितनी फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, उतनी फील्ड लाइंस तो बाहर निकलेगी, बिल्कुल। तो जितना पॉजिटिव होगा, अगर अंदर वाले को पॉजिटिव हम कंसीडर करें, तो अगर जितना अंदर आ रहा है मींस जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल क्या होगा, 0 हो जाएगा।
तो इस बात को याद रखो हमेशा हमेशा के लिए कि जो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स होता है किसी भी 3D सरफेस से रिलेटेड, जो टोटल फ्लक्स होता है, अगर उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो, अगर चार्ज को उसके अंदर नहीं रखा गया है तो नहीं होगा ऐसा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई 3D सरफेस रख दिया गया है, उस 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? जीरो। और जब टोटल फ्लक्स जीरो होगा, यहां पर हमें निकालना है आउट फ्लक्स, कितना बाहर निकल रहा है, कर्व्ड सरफेस से कितना बाहर निकल रहा है, मींस हमें निकालना है फाई आउट। फाई आउट निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस फाई इन हो जाएगा। तो फाई आउट इज इक्वल टू माइनस फाई इन, मतलब माइनस फाई इन, माइनस लगा दो और फाई इन, इससे कितना बाहर निकलेगा? जितना इसके अंदर जाएगा उतना ही। तो इसके अंदर कितना जा रहा है? जितना बाहर निकल रहा है। जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस क्या है? अंदर जा रही हैं। जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस क्या है? अंदर जा रही हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम फाई निकाल लेते हैं, कितना फाई इन है। फाई बराबर हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर यहां लिखा है, फाई इक्वल टू होता है ई ए कास थीटा, ये होता है ई ए कास थीटा। क्या होता है? ई ए कास थीटा। तो यहां से फाई आउट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू है ई, यही रहने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इंटू ए। ए क्या है? आप लोग देखिए, इस कर्व्ड सरफेस से निकालना है, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस से उतना ही फ्लक्स, उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी जितनी इस नीचे वाली की सर्कुलर एरिया से, जितनी इस सर्कुलर एरिया से अंदर जाएगी, जितनी इस सर्कुलर एरिया से अंदर जाएगी, जितनी इस सर्कुलर एरिया से अंदर जाएंगे उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। मतलब इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? सर्कुलर एरिया है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब बात आती है कास थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पर अंदर की तरफ, भाई फाई इन निकाल रहे हैं हम, आउट वाला नहीं ले रहे हैं। फाई इन कितना अंदर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, गिवन है, यहां ब्लैक से दिखाया गया है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैं बता चुका हूं, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, 3D सरफेस है, क्योंकि गोला मींस हेमिस्फेयर, स्फेयर जो होता है वो 3D होता है और अंदर की तरफ बंद है। यहां की जो एरिया है उस एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, 3D में क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन में हम करेंगे तो ये इनवर्ड हो जाएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब नीचे की तरफ। अगर हम अंदर की तरफ एरिया की डायरेक्शन लेंगे तब तो ये अंदर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। हमें क्या लेना है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये होगा ए की डायरेक्शन। तो ई की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ई नीचे, सॉरी ई ऊपर की तरफ, ए नीचे की तरफ। तो एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई? 180 डिग्री। तो कास 180 हो जाएगा और फाई आउट इज इक्वल टू हो जाएगा, कास 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, -1 और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और देख रहे हो कितना, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं। वीडियो आपको पसंद आती है तो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। थैंक यू सो मच।